गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि किस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार करने के साथ साथ यहाँ के कर्मचारियों के रूप में दीवानी में एक अपना दीवान तैनात किया और उस कंपनी में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कई ऐसे कार्यों को किया और करने का प्रयास करते रहे, जिसके उपरांत कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उसी श्रृंखला में आज हम खेती में सुधार की ज़रूरत के लिए एक अस्थायी व्यवस्था का संचालन हुआ था। उसी में सन 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का आभास हो चुका था कि यदि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना चाहती है तो कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत होगी। तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है, इसके लिए उन्होंने बंगाल के प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। वर्तमान समय में जो ये उत्तर पश्चिमी प्रांतों का जो क्षेत्र था वो अधिक से अधिक है, वो उत्तर प्रदेश में ही है। के लिए इन प्रांतों के लिए उन्होंने होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज, जिन्होंने एक नई व्यवस्था तैयार की और इस नई व्यवस्था को सन 1822 ईस्वी में लागू भी किया गया, क्योंकि मैकेंजी अंग्रेज नामक अंग्रेज से इनका विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। कलेक्टर आप जानते ही हैं, जो हमारे वर्तमान समय में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में एक कलेक्टर होता है, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उनका गांव-गांव दौरा किया, ज़मीन की जांच की गई, खेतों को भी मापा गया और विभिन्न समूहों में रीति रिवाजों को दर्ज भी किया गया, यानी उनको भी देखा गया कि कहाँ पर किस रीति रिवाज का चलन है। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, उस टाइम ग्राम समूह को महाल कहते थे, महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें
समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। पहले क्या था, एक निश्चित कर दिया गया था, उससे काफ़ी पिछली व्यवस्था में नुकसान उठाना पड़ा अंग्रेज़ों को भी। तो इसलिए उन्होंने इस बार क्या किया था कि उसको निश्चित नहीं किया गया था, समय समय पर उसमें परिवर्तन किए जाते थे। राजस्व इकट्ठा करने और इसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय, पहले किसके पास था, जमींदार के पास था, उसके बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महाल मतलब ग्राम समूह, गांव का समूह, उसको महाल बोलते थे। तो उनके बंदोबस्त का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं पर जोर दिया गया। वो समझ चुके थे कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम उसको बढ़ावा दिया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उस पर निवेश ज़्यादा किया जाए, तो निश्चित ही आगे में इसमें सफलता मिलेगी। इसी व्यवस्था की श्रृंखला में आगे ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर, पहले स्थायी बंदोबस्त था, उसी के स्थान पर वहाँ पर भी नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई थी उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया था। यह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान, क्योंकि उस टाइम मराठा थे, उधर स्टार्टिंग में देखा था जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो बंगाल में उस टाइम मुग़ल शासन के कारण किया गया था। और ये मराठा टीपू सुल्तान कौन थे, हैदर अली के पुत्र। उनके साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा गया। इस नई व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने, ये भी अंग्रेज़ के थे, मद्रास का गवर्नर था उस टाइम, जिसका कार्यकाल रहा था 1819 से 26 तक। इस व्यवस्था का विकास किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। तो इस प्रकार रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने तर्क किया था कि उन्हें सीधे किसानों, यहाँ पर जो रैयत बढ़ आया था वो किसानों के लिए आया था, किसानों इन रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। क्या कहना था, जमींदार से ना मिल करके उनसे करना चाहिए। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा कि अंग्रेज़ों शासन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपना फ़ायदे के साथ साथ सामने वाले का भी फ़ायदा चाहते थे। इसके उपरांत जो स्थिति थी उसके अनुसार सब कुछ ठीक नहीं था, बल्कि बहुत सारी परेशानियों का भी सामना किया जा रहा था, क्योंकि नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। स्वाभाविक है, जब हम कोई नई व्यवस्था की शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ में तो लगता है कि वो व्यवस्था हमारी सही चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है उन व्यवस्थाओं में बहुत सारी कमियों को देखने को मिलता है, और उन कमियों को जब हम सुधार करने लगते हैं और सुधार करने के बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वह पुनः फिर एक नई व्यवस्था बन जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ। बंदोबस्त व्यवस्था के बाद जो नई व्यवस्था रीड और मुनरो ने चलाई थी,
उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, जिससे किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत मीन्स किसान वहाँ से पलायन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इतना राजस्व नहीं दे पा रहे थे और यदि देने के में सक्षम भी होने लगते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं से साहूकारों से या ज़मींदारों से कर्ज लेना पड़ता था। और कर्ज किसी वस्तु को कर्ज के बदले उस टाइम ज़मींदार कर्ज कब देते थे? जब हम अपनी किसी वस्तु को उनके पास धरोहर के रूप में रखते थे और उनके पास अपनी भूमि या खेत के अतिरिक्त कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिसको उनके पास रखें। और अंत में वो स्थिति होती थी वो उनको कर्ज चुका नहीं पाते थे और वो उनकी भूमि का हड़प लेते थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान भी हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी, क्योंकि कुछ स्वाभाविक है, जब हम किसी व्यवस्था का संचालन करते हैं तो कहते नहीं, किसी की पॉजिटिव थिंकिंग होती है और कुछ की नेगेटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग वालों जो आशावादी कहलाते हैं तो वो एक उम्मीद पर रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी इस व्यवस्था का कोई ना कोई परिणाम या निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। परंतु जो निराशावादी होते हैं वो, और निराशावादी वो होते हैं जो तुरंत किसी का परिणाम देखना चाहते हैं। स्वाभाविक है, जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें हमें कहते नहीं है कि अगर हम कोई नया काम करते हैं तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि हमें उसमें नुकसान हो रहा है। यदि हम ये सोच कर चलें कि हमें नुकसान हो रहा है तो निश्चित है कि आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। जितना हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और जब अधिक संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। चाहे वो हमारा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो या हमारे जीवन की शैली हो जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें कैसे हम सुधार करते हैं, इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग भी करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो उस समय आशावादी अफसरों की उम्मीद भी थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, क्योंकि हमने भी क्या कहा था कि उनकी सोच, हम नई व्यवस्था को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए उसी प्रकार से उसका विस्तारण करते हैं। तो उन्होंने भी ये सोचा था कि इस व्यवस्था से निश्चित ही किसानों को संपन्न एक अच्छा और उद्यमशील किसान बना देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही समस्या थी कि हम उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। हम सभी को एक टीम की तरह वर्क करना चाहिए था, हमें सहयोग करना चाहिए था। उन किसानों का जो ऑफिसर थे, जो उनको कुछ राजस्व क्या किया गया तो उसको भी वो लेते थे, और जो जिनको राजस्व नहीं चुका पा रहे थे उनके लिए भी छूट होनी चाहिए थी। तो क्योंकि वो हमारी एक सीढ़ी थी, जब खेत में काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बस इन्हीं चीज़ों के कारण कंपनियों को नुकसान होने लगा और जो वहाँ के रैयत थे उन रैयतों को भी वहाँ से धीरे धीरे पलायन करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार आपने देखा कि नई व्यवस्था भी महज कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं दे पाई, क्योंकि जब हम कोई स्थायी बंदोबस्त भी यदि कर देते हैं तो उसमें भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपने नियमों को बदलना पड़ता है।
जिस प्रकार संविधान हमारा एक लिखित संविधान है, उसमें भी परिवर्तन करने पड़ते हैं जब स्थितियों का कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसका कोई उपाय नहीं रहता है और समाज के सामने कोई संकट या देश के सामने संकट उत्पन्न हो रहा होता है, तो हमें वहाँ पर भी उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। ये अनुभव हर जगह लागू करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कभी कभी हमें छात्र की स्थिति के बारे में ध्यान रख करके उसकी समस्याओं के आधार पर ऐसे निष्कर्षों को लेना पड़ता है। आज हमने ब्रिटिश कंपनी की नई व्यवस्था के बारे में पढ़ा, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि वो व्यवस्थाएं भी अधिक समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी भावना भी थी कि एक साथ बहुत जल्दी हम इस सारे देश को अपने अधीन करना है। यदि हम इस गतिविधि को देखें और सोचें, या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि यदि आपको कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं, तो रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? रिपोर्ट में आप वही लिखेंगे जो वहाँ की स्थिति का जायजा आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्थिति कुछ और उसको कर दें, तो वो तो फर्जिफिकेशन हो जाता है। जिस प्रकार आप एग्ज़ाम्स या परीक्षा में आप जो भी आंसर शीट पर लिखते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं, तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही अगर यदि आपका आंसर होता है तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। यदि हम क्वेश्चन के अतिरिक्त क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जा रहा है और किसी का आंसर दे रहे हैं, तो निश्चित है वो उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो हमें वही रिपोर्ट देनी होगी जो वास्तविकता होगी। यदि हम गलत रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद कोई यदि अगली इंक्वायरी होती है, अगली जांच पड़ताल होती है, तो वो निकल आएगा, तो आप पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। और ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में जो महल बताया था हमने, यानी ग्रामों का समूह था, जो एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा राजस्व एकत्रित होता था। और बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि वे औरों को पट्टे पर ज़मीन देते थे। पट्टे का मतलब होता है 1 वर्ष के लिए उनसे एक मुश्त पैसा ले लेते हैं और उन्हें खेत दे देते हैं, बाकी सारी वो खर्चा जाने, उसको बोलते हैं पट्टे पर। और उनमें भारी लगान वसूल करते हैं, और उसके साथ साथ भारी लगान भी वसूल करते थे। और कभी कभी जो किसान होते थे वो बटाई पर भी खेती देते थे। बटाई का मतलब होता है मालिक का खेत रहेगा, मेहनत रहेगी उस मजदूर की जो खेत पर खेती करेगा, यानी जो उसमें लागत लगेगी वो आधी, और जो उससे अनाज उत्पन्न होगा वो भी आधा प्राप्त होगा। तो इस तरह की बटाई की में भी भारी शर्तों को लगाया था। और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्ज़ों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से भी कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अभी हमने क्या कहा था, अब आधा आधा दे दिए, लेकिन सब यदि मजदूर गरीब है तो वो क्या करेगा, अपने वाला हिस्सा किससे लेगा, जिसकी मालिक की बटाई भी काम कर रहा है। तो अपने कर्ज चुकाने के लिए उसे वहीं पर उसी के अधीन हो जाना था, जिसे हम दास प्रथा बोलते थे, जिसे हम गुलाम के रूप में, वो वहीं उसे कार्य करना पड़ता था।
सब उसके अधीन, उसका घर बार, उसका मवेशी, वो सब उसके अधीन हो जाते थे। तो आपने देखा इन सभी समस्याओं का सामना हमारे जो किसान भाइयों ने किया, लेकिन वो अपनी आजीविका के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। जब उनके, क्योंकि स्वाभाविक है, ईश्वर ने हमें पेट दिया है, ठीक है, तो निश्चित भूख लगेगी, और भूख लगने के लिए हम भोजन की आवश्यकता होगी, और भोजन आप जानते हैं कैसे आता है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। आज आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो भी होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।